कैसे हैं आप? सो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, जो कि बायट्स वॉट लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन है। सबसे पहले स्टूडेंट समझना होगा कि ये एक्सियल पॉइंट क्या है। सो देखिए स्टूडेंट, एक्सियल पॉइंट क्या है कि मान लो ये एक सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर से पास करता हुआ एक लाइन है ना, सेंटर से पास करता हुआ। मान लो ये सेंटर है और ये सेंटर से पास करता हुआ ये एक लाइन है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। प्लेन के परपेंडिकुलर, देखिए ध्यान से, प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और सेंटर से पास होनी चाहिए। तो इसे हम लोग कहते हैं एक्सल लाइन। दिस इज द एक्सल लाइन, राइट। और हमें क्या करना है, इस सर्कुलर कॉइल के कारण इस एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो आइए देखते हैं कैसे। तो मान लीजिए ये एक वर्टिकल सर्किल है, ये एक वर्टिकल सर्किल है, दिस इज द वर्टिकल सर्किल, और ये हो गया हमारा एक्सियल लाइन। इसी एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस सर्कुलर कॉइल के कारण। तो मान लो ये पॉइंट P है जिसका सेंटर से डिस्टेंस R है और इस कॉइल की जो रेडियस है वो मान लीजिए कैपिटल R, दिस द रेडियस ऑफ कॉइल। तो सबसे पहले आप ये मान लो, लेट कैपिटल R radius of the coil, radius of coil, small r distance of point, and I current flow through the coil। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हमारा गिवन होगा। तो मान लो अब मुझे इस पॉइंट पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इसके डायमीटर एंड पर 2 एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे। इस डायमीटर एंड पर, मान लो ये एक डायमीटर एंड हुआ, तो यहाँ पर हम लोग एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। वो एलिमेंट मान लीजिए आइडियल है, और एक B दूसरा डायमीटर एंड है, यहाँ पर भी हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं आइडियल, ठीक है, आइडियल। 2 एलिमेंट ले ले, एक यहाँ पर ले लेते हैं और एक यहाँ पर ले लेते हैं, ओके। और फिर इस A से हमने 2 एलिमेंट ले लिया आइडियल, ठीक है, आइडियल, ओके। नाउ अब क्या करेंगे कि पहले एक एलिमेंट को लेंगे और इस एलिमेंट से इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इसके लिए क्या करना होगा कि इस पॉइंट को हमें, इस एलिमेंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना होगा। हमने एलिमेंट क्या लिया है, ये लिया आइडियल, राइट। ये देखिए, ये है आइडियल, ओके। तो हम लोग क्या लेंगे, वी कंसिडर element to element, current element to current element ideal at diameter end of the coil। उस कॉइल के डायमीटर एंड पर हम लोग 2 करंट एलिमेंट ले लेंगे, ओके। नाउ join the point P, join point P from element ideal at A, ठीक है, A पर हम लोग। सो देयरफॉर इसकी जो डिस्टेंस होगी x मान लेते हैं,
देयरफॉर जो x होगा वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस of the circle and r is the distance of the point, small r is the distance of the point. तो सबसे पहले हम ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं एंड देन नाउ हम लोग क्या करेंगे अब, क्योंकि ये बायट्सवर्ड लॉ का एप्लीकेशन है तो सबसे पहले इस एलिमेंट के थ्रू इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ बायट्सवर्ड लॉ. ठीक है. नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट आइडियल एट A. Magnetic field at P due to current element at A क्या बन जाएंगे, dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin 90 divided by x square. ठीक है, x स्क्वायर, दिस इज x, तो x स्क्वायर. नाउ लुक हियर, वाई थीटा इज 90 डिग्री. थीटा 90 डिग्री क्यों है? तो आप देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या देखा है कि हम लोग जब बायट्सवर्ड लॉ यूज करते हैं तो बायट्सवर्ड लॉ क्या कहता है ना, हम लोगों ने ये बायट्सवर्ड लॉ से निकाला है. तो बायट्सवर्ड लॉ कहता है कि जब आप स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो वो स्मॉल एलिमेंट स्ट्रेट हो जाता है, लाइक दिस. देखिए ये स्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेट. अब हमें क्या करना है, ये हमारा स्ट्रेट पॉइंट है ना, इसे स्ट्रेट मान लीजिए, और ये हमारा x है ना, x है, दिस इज x. तो ये dl है ना, यानी हम लोग इसमें करंट की डायरेक्शन अगर शो करें तो करंट की डायरेक्शन मान लो इसमें एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट है. तो dl जो हमारा क्या होगा, dl देखिए आप, है ना, क्लियर हो जाएगा आपको कि ये जो dl होगा हमारा, ये हो जाएगा ऐसे और ये ऐसे, लाइक दिस. देखिए 90 डिग्री है ना, देखिए 90 डिग्री. तो ये dl और ये x हो गया है ना, तो दोनों के बीच में एंगल, तो द एंगल बिकम्स 90 डिग्री है ना, तो इट विल बी 90 डिग्री. ये dl है स्ट्रेट और ये x है, तो इट विल बी 90 डिग्री. तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे. ओके ना, अब अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई dl अपॉन x की वैल्यू हम लोग रखेंगे तो वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर. तो स्क्वायर के कारण रूट हट जाएंगे, तो स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ये कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा. इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. अब आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, तो हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना होगा. तो बायट्सवर्ड लॉ कहता है कि पहले dl जो हमारा ऐसे था है ना, dl और ये x, इनको लेकर के हमें एक प्लेन तैयार करना होता. तो हमने इन दोनों को लेकर के एक प्लेन तैयार किया. ये हमारा dl था है ना, और ये हमारा x था. dl मैंने बताया था अभी आपको, एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, तो ये dl और ये हमारा x. तो dl और x को लेकर के एक हमने प्लेन तैयार किया. तो ये हमारा कुछ देखिए, ये प्लेन बन जाएगा हमारा, ये प्लेन लाइक दिस, ये प्लेन हुआ. अब हमें इस प्लेन पर, जैसे हमारा ये dl था ऐसे और ये x है, तो हमें इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर दिखाना होता है ना, इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर दिखाना है लाइक दिस. ये जो हमारा प्लेन बन रहा है ना, dl और r से ये 30 करता है. सो देखिए हमारा जो dl और r है ना, ये देखिए dl और r से एक प्लेन तैयार हो रहा है, dl ये हुआ और r ये हुआ, तो इससे एक प्लेन तैयार हो रहा है. इस प्लेन के ऊपर हमें परपेंडिकुलर दिखाना, तो परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं. सो दिस द पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर. तो ये जो परपेंडिकुलर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा. ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर दिखाएंगे. तो यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर से दिखा सकते हो. ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, है ना, दिस द मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन आप इसी पॉइंट पर एक कार्टेशियन प्लेन भी तैयार कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन ऐसे तैयार किया जा सकता है, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन है ना, ये 90 डिग्री. देखिए कार्टेशियन प्लेन तैयार कर सकते हैं. अगर आप इस कार्टेशियन प्लेन तैयार करोगे तो इस एंगल को मान लो थीटा,
तो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका थीटा। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो हमारा dv है, इस dv पर दो कंपोनेंट होगा, यानी इसे हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने वेक्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई वेक्टर रिजल्टेंट हो तो उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा ये dv cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा dv sin थीटा, एक बेस कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये बेस क्योंकि इसी साइड के साथ एंगल बना हुआ है तो बेस कंपोनेंट cos और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin होंगे। तो इस तरह से ये दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट हम लोग को क्या करना होगा कि दूसरा जो एलिमेंट हमने दूसरे डायमीटर एंड पर ले रखा है, ठीक है, बी पर आइडियल यहां से भी इस पॉइंट पी को मिला दीजिए आप, ठीक है, और फिर इस एलिमेंट का भी मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो जिस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड निकला वैसे ये भी निकलेगा परपेंडिकुलर इसके, ऐसे, ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइक दिस। ऐसे आप इसको परपेंडिकुलर दिखा सकते हैं। सो ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड dv डैश है। तो अगेन ये जो हमारा कंपोनेंट है, ये जो हम लोग यहाँ पर भी हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन तैयार करेंगे तो ये भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा ये dv डैश cos थीटा और दूसरा हो जाएगा dv डैश sin थीटा, ठीक है, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, जैसा कि ऊपर हमने देखा। तो इस तरह से ये दोनों कंपोनेंट आपस में ये dv डैश cos थीटा और dv sin थीटा में डिवाइड हो जाते हैं। अब देखिए, तो पहले dv डैश भी निकाल लेते हैं। तो dv डैश इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, सिमिलर ही होगा क्योंकि सारे पैरामीटर सेम है। तो r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ये हो गया नंबर 2। तो क्या लग रहा है हमें कि ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी dv इज इक्वल टू dv डैश, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है किसके, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये और ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हैं, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हुआ कितना, ये हो जाएगा dv sin थीटा प्लस dv डैश sin थीटा। ये दोनों इसलिए नहीं कैंसिल होंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में इसलिए कैंसिल नहीं होंगे। अच्छा, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल भी है तो हम इसकी जगह में 2 dv sin थीटा लिख सकते हैं। तो 2 और dv की वैल्यू हमारे पास है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर इनटू sin थीटा। लेकिन हमें ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों एलिमेंट का है। हमें चाहिए होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ड्यू टू द कॉइल। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो इसलिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए इसे इंटीग्रेट करेंगे। नाउ अब देखते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू द कॉइल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा क्या है बेटा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए B इज इक्वल टू देखो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है, I कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, इनटू sin थीटा है, वो भी बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, इस dl का इंटीग्रेशन होगा। अब है कि हम लिमिट क्या लेंगे। तो देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया था कि दो एलिमेंट कंसिडर करे थे, आइडियल ऊपर और आइडियल नीचे।
डायमीटर के एंड पर। तो डायमीटर आपको पता है कि सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अगर हमने जब 2 एलिमेंट ले लिया तो हमारा जो लिमिट होगा वो 0 से लेकर के पाई आर तक होगा, 2 पाई आर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जनरली क्या करते हैं कि डीएल मतलब है सरकमफ्रेंस, तो पूरे सरकमफ्रेंस का लिमिट ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि इस डायमीटर हमने 2 एलिमेंट कंसिडर कर लिया था जिसने पूरे सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था, इसलिए हम लोग यहाँ जो लिमिट लेंगे वो 0 से लेके पाई आर तक लेंगे। 2 पाई आर तब लेते हैं जब हम लोग सिर्फ एक ही एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि हमने 2 एलिमेंट ले लिया है इसलिए 0 से लेकर के पाई आर तक लिमिट होगा। पाई कैपिटल आर है ना, तो यहाँ तक लिमिट होंगे। तो बताइए क्या बन जाएगी, ये जो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर इनटू ये डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, तो यहाँ लिमिट रख देंगे तो पाई आर होगा, पाई आर। अब यहाँ पर देखिए ये थीटा हमने एज्यूम किया हुआ था, तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू भी हमें रखनी पड़ेगी। तो साइन थीटा की वैल्यू भी हम लोग रख देते हैं, तो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ये पाई आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। और देखिए ये जो साइन थीटा होगा, अगर आप इस साइन थीटा को देखो तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आर डिवाइडेड बाय एक्स होगा, आर डिवाइडेड बाय एक्स, और एक्स की तो वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखिए ये आर और ये आर मिल करके पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में लीजिए। और यहाँ पर x की वैल्यू है अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक पावर है ये 1 पावर, और ये हो जा रहा है आपके पास डिवाइडेड बाय में स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इस पर एक पावर है, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, आपको पता है x की वैल्यू अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर होता है, ये होगा। तो इसलिए इसका मतलब हाफ पावर होता है। तो अगर ये हाफ पावर है, ये 1 पावर है, तो आप इसको इनटू में ऐड कर दो पावर को, तो ये बन जाएगा कितना बताइए, ये बन जाएगा 3/2 पावर, ठीक है। तो आप 3/2 पावर भी डायरेक्ट लिख सकते हो, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये है पाई आर स्क्वायर जो कि एरिया ऑफ द सर्किल हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर आप एरिया ऑफ द सर्किल लिख दो, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू ए डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा क्या 3/2 पावर, ओके। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सेप्ट पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। लेकिन ये तो हुआ था सिर्फ एक टर्न्स के लिए, अगर मान ली इसमें n टर्न्स हुआ तब क्या करेंगे, तो फॉर n टर्न्स के लिए क्या करोगे, देखिए ध्यान से। तो फॉर n टर्न्स ये हमारा किसके लिए है, फॉर अ सिंगल टर्न्स, है ना। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन, है ना 3 4, ये सिंगल टर्न्स के लिए हुआ, ठीक है। तो आप n टर्न्स के लिए करेंगे तो क्या करोगे, n टर्न्स के लिए, तो फॉर n टर्न्स b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 n i a डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इसका बन जाएगा 3/2 पावर, ठीक है। ये हो गया रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, ठीक है। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ नोट्स ले सकते हैं। नोट में क्या हो सकता है, देखिए कुछ नोट क्या है। नंबर 1, अगर आपको लगता है कि ये R इस कैपिटल R से मच ग्रेटर है, ठीक है, ये R यानी डिस्टेंस इस R से मच ग्रेटर है, तो आप स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो B बनेगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 n i a डिवाइडेड बाय, ये हट जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो ये आर स्क्वायर है, तो ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर r क्यूब बन जाएगा, ठीक है।
आर क्यूब। तो पता चला कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट 2 क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से। सेकेंड नोट ये हो सकता है कि अगर हम ये मान ले कि नहीं, कैपिटल आर जो है वो ग्रेटर है स्मॉल आर से, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, देखिए, तो स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर को क्या लिखोगे, कैपिटल आर स्क्वायर। तो इन दिस केस जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA अनडिवाइडेड बाय, देखिए क्या होगा, ये वाला पार्ट अब हट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा आर क्यूब, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली आप ये केस ऐसे भी बोल सकते हो, सेंटर का केस कह सकते हैं, है ना, दिस द केस ऑफ सेंटर, ठीक है, कि भाई आप सेंटर पे ले लीजिए तो आर ऐसे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये केस भी कह सकते हो कि सेंटर, तो यानी सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तो अगर हम एक और पॉइंट ग्राफ का ले लें कि इनका ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ देखिए कैसे होगा, ग्राफ किसके बीच में रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो आप इस इक्वेशन को देखिए, तो आप देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड आर पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है ना, अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो चाहे आर पॉजिटिव हो चाहे आर नेगेटिव हो, बी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है, बी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो अगर मान लो कि इस सेंटर को हम लोग ओरिजिन मान लें, देखिए अगर हम इस सेंटर को ओरिजिन कंसिडर कर लें और तब हम लोग क्या करें, इस पॉइंट से राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड आर की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, लेकिन जब बी निकालोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है कि बी आर के साथ इन्वर्सली है, तो अगर आर की वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर तब भी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, अगर आर की वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कहाँ, मैक्सिमम कहाँ होगा, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसलिए जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेंगे, देखिए ध्यान से, ये ग्राफ बन जाएगा आपका, ये सेंटर पर है, ये r इज इक्वल टू 0 यानी सेंटर, और यहाँ पर r पॉजिटिव और यहाँ पर r नेगेटिव, ये भी r हुआ, ये नेगेटिव का है ना, तो ये पॉजिटिव r और ये नेगेटिव r, क्लियर है। तो ये ग्राफ है, यहाँ ये वाला, ये इस एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है B, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ है जहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, और बाकी लेफ्ट जाओगे तभी डिक्रीज होगा, राइट जाएंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज ही होगा। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और उसके कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।